हाय दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ मिलेंगे रोमांटिक, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरे ऑडियो बुक। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक का, जिसका नाम है तू दीवानगी है। मुंबई, होटल ताज। एक बड़े ब्लैक एंड व्हाइट कमरे में मूनलाइट की रोशनी में एक लड़की पूरी तरह से पसीने में डूबी हुई थी। पसीने की बूंदें उसके माथे से लेकर पूरे शरीर पर फैली हुई थी। आह, उसकी गर्म सांसें, उसकी हल्की सी सिसकियां, जो इस समय उसके साथ हो रहा था, वह सब कुछ बयां कर रही थी। वह लड़की पूरी तरह से थककर चूर हो चुकी थी। उसके बगल में एक व्यक्ति, जो उससे अलग हो गया था, अपने पेट के नीचे तकिया लगाकर लेट रहा था। उसके माथे पर भी पसीना था। वह पसीने की बूंदें पिलो पर लुढ़क रही थी। उसके भीगे हुए बाल उसकी आंखों तक पहुंच रहे थे। अपनी उन डार्क हेजल आंखों से वह थोड़ी सी रोशनी में बाहर देख रहा था। उसकी ब्राउन रंग की सिक्स पैक्स वाली बॉडी पूरी तरह से पसीने में डूबी हुई थी। उसने अपने हाथों को फोल्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसके ऊपर किसी के उंगलियों के निशान आ गए, जिसे देखकर उस लड़के की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी हेजल आंखों में एक गुस्सा उभर आया। उसने एक झटके में ही अपना कंधा झटक दिया और भारी आवाज में बोल पड़ा, कैल्म डाउन बेबी, और नहीं, कहीं ऐसा करना तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। वैसे भी मैं यूज की हुई चीजों को दोबारा हाथ नहीं लगाता। सो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। कहीं यह अदा तुम्हारी दगा ना कर दे और इस रात के बाद की सुबह तुम ना देख पाओ। ये सुनकर वह लड़की डरने की बजाय उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। वह पूरी तरह उस लड़के के ऊपर आ गई। तभी उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह सेडक्टिव वे में बोल पड़ा, अंडरस्को नीस ट्राई टू सैटिस्फाई मी बट यू कांट बेबी। जहां एक कबूतर खिड़की से बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तभी वो कबूतर टकराते टकराते अचानक गिर गया और उसके पंख हवा में उड़ गए। ऐसा लगा जैसे कबूतर जोर से खिड़की से टकराकर नीचे गिर गया हो। यह नजारा देखते ही उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के नीचे का वह काला तिल उसे और चार्मिंग बना रहा था। तभी अचानक एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। वह शख्स तुरंत ही अपने चेहरे से खून साफ करके सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वैसे ही पड़ा रहा। वही वह कबूतर टकराकर मर गया था। वह शख्स बार बार अपने फोन को देख रहा था और खिड़की के पास जाने लगा, जिसकी लंबाई 6 फीट की। वो कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे एक नई पपेट चाहिए, बिल्कुल अलग, इस पपेट से बिल्कुल अलग। ये कहकर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक और डरावनी थी, जिसे सुनकर कोई भी डर जाता। फिर वो वॉशरूम चला गया और कुछ देर में बात लेके आ गया। अभी वो कपड़े पहन ही रहा था कि तभी वहां दरवाजे पर खटखटाहट हुई। एकांश तुरंत ही अपने ब्लैक डायमंड लगे ब्लेजर को देखने लगा और जल्दी से पहन लिया। साथ ही उसने वहां पड़े हुए गिटार को उठा लिया। वहीं सामने चश्मा पहने हुए बिजनेस सूट में एक आदमी तुरंत ही बोल पड़ा, सर हम ऑलरेडी ही काफी लेट हो चुके हैं। आपके कॉन्सर्ट में ज्यादा समय नहीं बचा है। फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आपके ड्रामे के कुछ डायलॉग्स फैंस के सामने बोलने हैं। अगले सीजन का प्रीमियर भी है। वो दूसरा आदमी सब कुछ एक सांस में ही बोल गया। जल्दी जल्दी में आकर उस शख्स ने तुरंत ही आकर एकांश के गिटार को टच कर लिया। ऐसा होते ही एकांश की हेजल आई फैल गई। वो सामने खड़ा शख्स डरते हुए, अंडरस्को एक्सट्रीमली सॉरी सर। एकांश अपनी उंगली दिखाते हुए, अंडरस्को नोप नो मोर एक्सक्यूजेस। एकांश बिना देरी किए ही उसने अपना गिटार उस स्टैंड पर दे मारा। एक चीखने की आवाज के साथ वो वहीं गिर पड़ा। उसका बह रहा खून जमीन पर फैल गया। एकांश स्माइल से खून देखकर अपने जेब से एक वोडका का बोतल ले पीते हुए वही डांस मूव करने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। ओफ आई लव दिस कलर। करने दो इंतजार, वह फैंसी क्या जो मेरे दीवानगी में पागल ना हो और मेरा इंतजार ना करे। वैसे भी इंतजार में ही तो मजा है। लखनऊ स्टेशन। प्यार का सफर तो यूं ही शुरू हो जाता है, कभी एक नजर देखकर तो कभी रास्ते में आंखें मिलाकर तो कभी भागते हुए किसी कार से टकराकर। पर अरे मोरी मैया, हमारी किस्मत ऐसी ना रही। हमें तो लगा था हम किसी बड़े से कार वाले के सामने आ जाएंगे और हमारी प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। पर वो कहत है ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर रहे। हमार किस्मत और हाथ की लकीर दोनों एक जैसा, पर इन सब में हम अपना सपना नहीं छोड़ सकत है, इसलिए तो आज भाग आए हैं। ये बोलते ही एक लड़की तुरंत ही अपने लहंगे को उठाने पूरी तेजी के साथ स्टेशन पर भागे जा रही थी। वही कोई उसके लिए लहंगे को संभाल कर बोल रहा था, अरे रमा गजब कर दियो, तुमने भी अनमोल कहा था ना, कहीं उतार कर फेंक दो। पर तुम्हें तो ऐसे लहंगे के साथ ही भागना था, हो गया ना बिन मसले की मिर्ची। ये सुनते ही वह लड़की तुरंत ही अपने बगल में देखने लगी, जहां एक और लड़की अनमोल के साथ में लहंगे पहने एक लड़की भाग रही थी, जो तुरंत ही अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए बोल पड़ी, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को बनाना है तो हम क्या इस लहंगे के सहारे यूं ही अपने गांव वाले के साथ बीच रास्ते में मारकर लटकाने देते। दोनों तुरंत ही और तेज भागना शुरू होने लगे, जिनकी उम्र मात्र 18 साल ही होगी। वही पीछे बहुत सारे लोग जिनके हाथों में कतार वह धोती और कुर्ते में भाग रहे थे। वही उसे सबसे पीछे एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके गले में एक गमछा लटका हुआ था, माथे पर लाल तिलक, नीचे पीली धोती पहने हुए, खूनी लाल आंखों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। वह अपने हाथों से भाग रहे लोगों को इशारा दे रहा था। वह तुरंत ही बोलने लगा, वादा रहा ही ससुरा जिस थाली में खिलाए, तोहरा के वही थाली में छेद करके आज हमारी इज्जत का कबाड़ा करके भाग गई अपने बाप की तरह। वादा छठी मैया की ना तोहार छठ की दूधिया याद ना दिला दियो, देख लियो। अनमोल वही उसके साथ साथ कोई अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके चेहरे पर सेहरा सजा हुआ था, वह बोल पड़ा, अरे रुक जाओ बिंदनी, ये तो हमारी होने वाली 5वीं बिंदीदनी कैसे भाग गई।
वही अनमोल और ताशा दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उन्होंने तुरंत ही ट्रेन में एक दूसरे का हाथ पकड़े आ गए। उन्होंने तुरंत ही एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के आंखों में आंसू और अपने शहर से दूर जा रही एक दुख था जो उनके आंखों से झलक रहा था। थोड़ी देर के सफर के बाद आखिरकार उनके सपनों की नगरी मुंबई आ चुका था। उन्हें कहा पता उनकी जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेगी। अनमोल तुरंत ही अपने पैरों को नीचे जमीन पर रखने लगी पर चारों तरफ स्टेशन को देख बोल पड़ी अंडस्को आखिरकार हम यहाँ पहुंच ही गए, कोई तो स्वागत करो हमारा। तभी अचानक ताशा तुरंत ही उसके हाथ में मारते हुए बोल पड़ी जरा आंखें खोलकर देख, लियो यहाँ के भूत तुम्हारा स्वागत करने वाले हैं। ये सुनते ही अनमोल ने अपनी आंखों से चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। जहां का पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। रात के 12 बजे बज रहे थे। वहीं हर तरफ कुली और एक दो का बचे कूचे लोग थे। वहीं वीरान पड़ा स्टेशन काफी डरावना लग रहा था। अनमोल तुरंत ही ताशा का हाथ पकड़कर बोल पड़ी ये तो कोई भूत या स्टेशन लग रहा है, हम यहाँ से जाएंगे कैसे, हम तो नेक्स्ट स्टॉपेज पर उतरने वाले थे ना। ये सुनते ही ताशा अपना मोबाइल देखते हुए बोल पड़ी वह इसलिए घनचक्कर की औलाद क्योंकि उसे स्टेशन पर पटरी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जरा देख तो हम अपनी पटरी से भाग के यहाँ आ गए और ट्रेन की भी पटरी खराब पड़ी हुई है। ये सुनकर अनमोल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत अपने लहंगे को उठाए हुए स्टेशन को घूम घूम कर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी जहां सा स्टेशन पर लगे टीवी पर कहीं का लोकेशन दिखाया जा रहा था, जहां हाल में ही इंडिया का जाना माना अपने मुकाम को एक अच्छी शख्सियत पर पहुंचने वाला एक्टर के साथ एक सिंगर जिसने इस साल तहलका मचा के खुद को टॉप पर पहुंचा दिया था, वह और कोई नहीं एकांश सूर्यवंशी, एक ऐसा नाम जो इंडिया के सभी लड़कियां उसके पीछे पागल बना दिया था। अनमोल तुरंत ही अपने हाथों को बांधे हुए टीवी के स्क्रीन पर ही उसकी आंखें जम चुकी थी। वह तुरंत ही अपनी काली आंखों से देखते हुए बोल पड़ी काश हम भी इस कॉन्सर्ट में जा पाए या मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊं। ये सुनते ही ताशा बोलने लगी कांच के रास्ते बिना देखे नंगे पैर भागा नहीं करते। अरे वह क्या था, अरे ससुराल ना जाने का है, हम बार बार भूल ही जाते हैं, तुम अपनी औकात देखो और उसकी देखो तो मैं पता भी है वही एक नंबर का लौड़ियाबाज है। सुना है जितने उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया अपने काम के लिए उससे कहीं ज्यादा तो उसने गर्लफ्रेंड बदल लियो है और अभी कॉन्सर्ट से पहले ही किसी और लड़की के साथ देखा गया है। एक नंबर का अद्दू मेरे बाप की तरह और घमंडी। तूने वह न्यूज नहीं सुनी क्या, एक बच्चा रोड पर खड़ा भीख मांग रहा था, उसने उसे भीख तो छोड़ अपनी कार पर हाथ मारने के लिए उसने उस बच्चों के ऊपर केस फाइल करवा दिया था। ये सुनते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही यह सब कुछ सुनकर अपनी उंगली दिखाते हुए बोल पड़ी बकवास बंद करो, वो ऐसे नहीं है। ये सुनते ही ताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनकी नजर पीछे पड़ी जहां कोई अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा हुआ था, वहीं उनके साथ कुछ लोग भी थे। ये देखते ही अनमोल और ताशा की पैरों तले जमीन की खिसक गई कि उनके घर वाले उनके पीछे तक यहाँ आ चुके हैं। अनमोल के तो पैर ही जम चुके थे। ताशा तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर भागते हुए अब भाग, ऐसा तो लग रहा है जैसे यह मूवी सीन चल रहा हो, भागम भाग बार बार किसी सो कॉल्ड विलेन की तरह। बाबूजी हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, अरे हम लोग भाग गए हैं, नफरत करनी चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए, पर ये तो ऐसा लगता है छठी मैया के आगे हमारी बलि चढ़ाना चाहते हैं। दोनों बस पूरी शिद्दत के साथ भागने लगी थी। तभी अचानक ताशा के हाथों से अनमोल का हाथ छूट गया। वो जल्दी से बोलने लगी तू जा अनमोल, तूने अपने सपनों के लिए कुर्बानी दी है, तुझे दूसरे के कॉन्सर्ट में जाना है, एक वक्त आएगा जब तेरे लिए लोग आएंगे, तू जा, मेरी जान, यह मेरा बाप है, इसे मैं ही संभालूंगी। अनमोल के आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बस स्टेशन के बाहर आकर एक खड़ी टैक्सी में बैठ गई। अनमोल अपने हाथ में लिए एड्रेस पर जल्दी से उस जगह आ गई जहां उसे पहुंचना था। वहां आते ही उसकी नजर वहां खड़े गार्ड्स पर पड़ी, जिसे देख अनमोल बस अपने आंखों में लिए सपनों को देख कोई परवाह न करने आगे बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक बैग था जिसे देखने से मालूम हो रहा था उसमें कोई किताब होगी। वो बस आगे बढ़ने लगी पर अनमोल के सामने दो हत्थे कटे गार्ड आ गए जो अनमोल को रोकने लगे थे। अनमोल बस अपने हाथ का एक पेज दिखाने लगी जिसे देखते ही दोनों पीछे हट गए। अनमोल एक खुशी के साथ उस पन्ने को देखते हुए आखिरकार हम ही वह है इस कहानी के राइटर और आज यहाँ प्रीमियम में आए हैं, आखिर हमारे लिखी हुई कहानी पर ही ये ड्रामा जो बनाने वाले हैं। अनमोल इस गेट अप में देखो वहां खड़ा हर कोई अनमोल पर ही हंस जा रहा था, जिसकी अनमोल किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस अपने लहंगे को उठा, अपने घूंघट को और निकल दिया और आगे जाने लगी थी। उसकी नजर सामने स्टेज पर पड़ी जहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहां बहुत सारे ब्लैक सूट्स में स्टेज पर ही कुछ लोग बैठे हुए थे। पीछे ड्रामा का पोस्टर लगा हुआ था जो और कोई नहीं आने वाले ड्रामे के साथ में लीड में सबसे फेमस एक्ट्रेस नयनतारा थी। तभी अनमोल की नजर राइटर के नेम पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके हाथों से वह पन्ना छूट कर नीचे गिर गया। वह हकलाती हुई जवान से अरे मोरी मैया ये कैसे हो गया, इस कहानी के लेखक हम हैं, ये स्क्रिप्ट हमारी है और यहाँ किसी और का नाम भी कैसे हो सकता है। अनमोल पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। उसकी नजर सामने से आ रहे हैं उन्हें गार्ड पर पड़ी जिनके साथ कोई था जो इशारे से अनमोल को दिखाई जा रहा था। ऐसा लग रहा अनमोल को उठाकर बाहर फेंक देंगे। अनमोल को समझते देर ना लगे, उसके साथ धोखा हुआ है, वह धोखा जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा है, जिसके लिए उसने आज अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसके लिखी हुई कहानी जहां आज उसका नाम न होकर किसी और का है। वो बस कैसे भी जाकर सामने बैठे राइटर और डायरेक्टर से सवाल पूछना चाहती थी कि कैसे हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी वह आखिर वो जा कहा रही है। स्टेज की तरह बड़े बड़े डीजे लगाए गए थे, वही वहां बहुत सारे एक भीड़ इकट्ठा की हुई थी जो न जाने कब से अपने ड्रम के मैन लीड का वेट कर रहे थे। एक नाम ही शख्स जिसने अपने मुकाम को, अपनी शख्सियत को खुद के पैरों पर खड़ा कर दिया था, अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़, जिसके एक गाने ने फ्रेंड्स के अंदर तबाही मचा दी थी जब उसका ड्रामा ऑब्सेशन, वही एक एक्टर जो ड्रम में हीरो न होकर विलेन था, 7 सिंगर जहाँ काफी देर से लोग और किसी का नहीं एकांश सूर्यवंशी का इंतजार कर रहे थे। वही अपने फैन की इतनी बेचैनी को देखकर एकांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वह बैक स्टेज के पीछे से सब देख रहा था।
एकांश उसके सारे असिस्टेंट जिसमें में से एक असिस्टेंट बार बार एकांश को देख रहा था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एकांश को स्टेज पर जाने के लिए बोल सके। तभी एकांश ने तुरंत ही अपने गिटार को उठाकर स्टेज पर आ गया। वहां आते ही तुरंत ही उसके फैंस के बीच उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। हर तरफ खुशी का माहौल सा छा गया था। वही एकांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। उसके डायमंड जैसे प्लेस के चेहरे से कहीं ज्यादा उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह अपने हाथों में गिटार को होल्ड किए हुए सारे भीड़ को देख रहा था और बोल पड़ा, एकांश सूर्यवंशी, मेरा होना ही एक बेहद है। इनकी नजरें जिस पर सिर्फ मैं छाया हूँ और हमेशा रहूंगा। उम्मीद वफा ना जाने क्या कुछ कर जाती है। इंतजार में कई सदियां बीत जाती है। जुनून, एक तड़प और दीवानगी जब सब साथ आते हैं, मिलकर एक नई कहानी लिखे जाते हैं। तुम्हारी ये इश्क मेरे लिए ये दीवानगी की और मेरी बेचैनी का सुकून है। तभी सामने से आवाज आई, उनसे हुई रातों का समंदर है, जागी हुई बची हुई आंखों का सबब है। तारसती ये दुनिया खुद अपनी मंजिल को, पर हम रातों को उठकर अपने लिए खुद का सबब तैयार करते हैं। एकांश सामने देखने लगा। वो आगे बोलने लगा, मेरी हद ही जो बेहद है, गहरा समंदर से ज्यादा किनारों पर बैठने वालों को गहराई का क्या पता। वही सामने से पपेराजी हर एक मीडिया वाले बिल्कुल आंख खामोश होकर सामने स्टेज पर शूट करने लगे थे, क्योंकि यह सारे डायलॉग एकांश के मशहूर ड्रामा, जिसका सिर्फ एक प्रोमो ही आया था, अंडरस्को तू दीवानगी है, कि थे आए एक प्रोमो ने ही तहलका मचा दिया था। और आज दूसरे का प्रीमियर था। उन्हें लग रहा ये सब कुछ एक ड्रामा का सीन्स चल रहा था, जो शायद एकांश को भी यही लग रहा। वो बस आगे बढ़ने लगा जहां उसके असिस्टेंट ने इशारा किया। एकांश आगे बढ़ाकर उसने अनमोल के कमर में हाथ लगा, उसके आंखों में देखने लगा था। वही अनमोल के चेहरे पर उसका नेट का दुपट्टा आ चुका था, जिससे उसकी टीम टीम आंखें और उसके गुलाबी होठ ही नजर आ रहे थे, उसका का पतला कमर उसके बली। वही एकांश की नजरें अनमोल पर थी और अनमोल की चारों तरफ देखते हुए एकांश से कुछ कहना चाहती थी, पर एकांश ने अनमोल को देखते ही जैसे उसकी धड़कनें थम सी गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब एकांश अपना होश खो चुका था। अनमोल की मखमली बदन शागीमरमर सा तराशा हुआ, उसकी लाल गुलाब जैसे होंठ, उसके जिस्म की खुशबू। एकांश बस अनमोल की आंखों में देखे जा रहा था। वो बस आगे बढ़ा और अनमोल के चेहरे को थाम लिया। एकांश को जैसे उसकी बेरंग जिंदगी का रंग मिल गई हो। वो कोई परवाह न करते हुए बस अनमोल के होंठों को अपने होंठों से थाम लिया। तो कौन है अनमोल के नोवेल का स्क्रिप्ट थीफ, और क्या होगा आगे? क्या एकांश अनमोल से प्यार कर पाएगा? क्या अनमोल बस एक पन्ने की तरह ही रह जाएगी? कौन है जिसके बुलाने से अनमोल अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई शहर आ गई? क्या उसके बाबा कभी उसे मिल पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहे तू दीवानगी है। सवाल तो बहुत होंगे, पर जवाब सिर्फ यही मिलेंगे। चैप्टर -2। अब आगे। असिस्टेंट के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि इतनी बड़ी गलती की सजा क्या हो सकती है। वह ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि एकांश सूर्यवंशी क्या चीज है। वहीं दूसरी ओर एकांश के फैंस, जो अभी तक उसके लिए पूरे जोश से ताली बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, मगर एकांश का ध्यान उन पर जरा भी नहीं था। उसकी नजरें तो एक टक अनमोल पर टिकी हुई थी। तभी भीड़ में से आवाज आने लगी, ये लड़की है कौन? आखिर है कौन ये लड़की? यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? ये सुनकर एकांश छठ होश में आ गया। वह तुरंत समझ गया कि यह लड़की उसके ड्रामा की मेन लीड नहीं है। वह चारों ओर देखने लगा, जहां लोग उसे छोड़कर केवल अनमोल को देख रहे थे। अनमोल भी सदमे में थी इन सब से। आखिर वह यहाँ कैसे आ गई थी? लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने लहंगे को उठाया और जाने के लिए पीछे मुड़ी थी कि तभी अचानक एकांश ने उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन अनमोल ने तुरंत मुड़कर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे एकांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। थप्पड़ के कारण एकांश का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अनमोल ने उसे मारने के बाद बिना एक भी पल रुके वहां से चली गई, क्योंकि और अभी भी गुस्से और शौक में थी। एकांश का अनमोल की वजह से पूरा कॉन्सर्ट खराब हो गया था, मगर उससे भी कहीं ज्यादा गुस्सा उसे इस वक्त आता था अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ के कारण, वह भी एक लड़की के हाथ से। हाउ डिड शी हैव सो मच करेज? उसने दांत पीसते हुए कहा। इसी के साथ उसने अपना चेहरा दूसरी ओर अपने असिस्टेंट की तरफ घुमाया। उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर असिस्टेंट भी डर से कांप गया। इससे पहले कि असिस्टेंट उसके पास पहुंचता, एकांश खुद ही उसकी तरफ बढ़ गया और चिल्लाकर बोला, मुझे वह लड़की हर कीमत पर चाहिए। हु इज शी? वहीं फैंस में अभी भी अनमोल ही छाई हुई थी। उसके जाने के बाद भी हर तरफ उसी की ही चर्चा थी, जिसने कहीं ना कहीं एकांश के ईगो को हर्ट कर दिया था। एकांश एक बड़े से हाल में वही गोल गोल एक ही जगह घूम रहा था, अपने हाथ का वाइन को गटागट मारे जा रहा था। वो अपने लाल चेहरे के साथ ही अपने डायलॉग बोलते हुए वही घूमने जा रहा था उसके असिस्टेंट से, जो उसके अगल बगल खड़े हुए थे। तभी अचानक उसका एक असिस्टेंट भागते हुए एकांश के सामने आ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह तुरंत ही हंसते हुए, पता नहीं वह लड़की कहाँ निकल गई सर, कुछ पता नहीं। ये सुनते ही एकांश ने अपना गार्डन टेढ़ा किया। इस वक्त वह किसी खूंखार घायल शेर की तरह लग रहा था। उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया और बोलने लगा, आज पहली बार मेरे कॉन्सर्ट में मेरे ही फैंस ने मुझे अनदेखा कर दिया। उनकी नजरें मुझ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि वह मुझसे प्यार करते हैं। ये बीच में तीसरा कौन आ गया जिसने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया? एकांश अपने होठों पर अपनी उंगली फेरना शुरू कर दिया और फिर से अपना गार्डन दूसरी तरफ साइको वे में करके और मेरे हाथ से इतनी जल्दी निकल गई। वही असिस्टेंट डर से कांप रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था एकांश कैसा है, खासकर अपने करियर और अपने खुद को लेकर। इससे पहले वो कुछ कर पाता,
एकांश ने अपने हाथ की वाइन का बोतल को तुरंत ही अपनी असिस्टेंट के सर पर फोड़ डाला। उसे असिस्टेंट की एक चीख निकल गई। एकांश बेहद गुस्से अपनी कार ब्लैक मर्सिडीज अंदर जाकर आई डोंट नो हु द हेल आर यू बट बी रेडी टू कम इन माई हेल शुगर लिप्स। अनमोल अपने लहंगे को संभालते हुए बस भागी जा रही थी और उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड भी भाग रहे थे। अनमोल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बेचारी कहाँ जाए, क्या करे। तभी अचानक से अनमोल अपने सामने से आ रहे इंसान से टकरा जाती है, जो लंबे कद काठी वाला था और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जो दिखने में लगभग 50-55 साल का लग रहा था। वह अनमोल को अपनी पैनी नजर से देखते हुए बोल पड़ा, तुम यहाँ कैसे? अनमोल के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, उसने नजर उठाकर देखा और बुरी तरह हाफते हुए झट से बोल पड़ी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। वो एकांश सूर्यवंशी जो ड्रामा कर रहे हैं उसकी ऑथर मैं हूँ। मैं वो पूरी स्क्रिप्ट मेरी है। फिर भी ऑथर की जगह मेरा नाम क्यों नहीं है, क्या आप बताएंगे मुझे? ये सुनते ही वह बुरा आदमी गुस्से से भड़क कर बोलने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? तुम ऐसे अपना मुंह उठाए क्यों चली आई? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम जैसे छोटे शहर की लड़कियां ना ऐसे ही होती हैं, बस किसी तरह बड़े आदमी को अपने जाल में फंसाना है। तुम जानबूझकर एकांश सूर्यवंशी से जाकर टकरा गई थी ना? जानती भी हो वह है कौन? वो आदमी अनमोल की बातें सुनने के बजाय उसे ही सुनाए जा रहा था। इस आदमी की बातें सुनकर अनमोल के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था, साथ ही आंखों में आंसू भी आ गए थे। वहीं उसके पीछे आ रहे बॉडीगार्ड भी काफी पास आ गए थे, जिनके हाथों में गन्स थी। ऐसा नहीं था कि अनमोल ये सब पहली बार नहीं देखा था, मगर इस डायरेक्टर की बातें सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। अनजान शहर, अनजान लोग, पता नहीं कुछ भी हो सकता था उसके साथ। बॉडीगार्ड्स को पास आते देख अंडस को अनमोल बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर से रोड पर भागने लगी। तभी उस डायरेक्टर ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल लगाया। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ का आदमी काफी नशे में था। वह तुरंत ही बोलने लगा, इससे पहले ये लड़की हमारे गले की रस्सी बने, इसे या तो खत्म कर दो या पूरी तरह से बर्बाद कर दो, वो भी कुछ इस तरीके से ताकि यह न किसी के हाथ आए और न इस रस्सी से हमारे हाथ बंध सके। वहीं अनमोल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बस सड़क पर भागती जा रही थी। तभी अनमोल के सामने कार आ रह गई, मगर अनमोल के सामने होने के कारण उसे बचाने के चक्कर में वह कार एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा होते देखकर अनमोल सब कुछ भूल गई और अपने माथे पर हाथ मार लिया। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? ये कार को कोई अंधा चला रहा था क्या, जो ऐसे पेड़ से टकरा गई? एक तो पहले से ही हम आसमान से गिरकर खजूर पर अटके थे, ऊपर से वह डायरेक्टर और फिर उसके बाद वह बेशर्म लड़का। एकांश के बारे में सोचते हुए अनमोल के हाथ खुद ब खुद अपने होंठों पर चले गए और वह उन्हें शुरू से रगड़कर साफ करने लगी, जैसे उन पर कुछ बहुत गंदा लग गया हो। तभी उसे दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी, जिस कारण से अनमोल उस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा, जहां ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकराया हुआ था और पीछे की सीट पर कोई एक लगभग 60-65 साल की औरत थी, जिसके सिर पर चोट लगी थी, जिससे उसने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ था। ये देखकर अनमोल तुरंत ही गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश करने लगी। अरे दादी मैया, तुम ठीक तो हो? वह बूढ़ी दादी उसे देखकर थोड़ा पीछे हटने लगी, जिस कारण से अनमोल ने अपने सीने पर हाथ रखा। थोड़ा ड्रामेटिक वे में बोली, अरे हम दोनों कार्टून थोड़ी ना है जो हमसे डर हो। अरे हमारा चेहरा तो इतना खूबसूरत है कि सारे गांव की नजर हम पर थम जाती है। आपको पता भी है हमारे गांव वाले कितना तारीफ करते थे हमारी। चलिए ये सब छोड़िए, ये बताए आपकी चोट कैसी है? हम आपको बाहर निकालते हैं, देखिए आपके साथ भी कोई नहीं है। सामने बैठी हुई बूढ़ी औरत, जिसने सिल्क की काफी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, उन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ अनमोल के चेहरे पर रख दिया और बोल पड़ी, बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे गांव वाले, तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो, कहीं नजर ना लग जाए किसी की। पर ऐसा लगता है, वह इतना बोल ही रही थी कि अनमोल बीच में बोल पड़ी, ऐसा लगता है कि हमें नहीं, आपकी गाड़ी को किसी की नजर लग गई है, तभी तो उसने आपको चोट पहुंचा दी। जिस पर वो बूढ़ी दादी मुस्कुरा दी और अनमोल से पूछी, क्या तुम लखनऊ से हो? जिस पर अनमोल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अनमोल की हाँ सुनकर वो दादी मुस्कुरा उठी और फिर बोल पड़ी, बढ़िया है, आखिर कोई तो मिला हमें हमारे शहर से, वो भी इतने वक्त बाद। कहते हुए वो बड़े प्यार से अनमोल के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई बिछड़ा हुआ मिला हो, लेकिन अब अनमोल को यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह तुरंत कार से बाहर निकलने लगी कि आसमान में काले बादल ने एक बिजली के खड़कने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। अनमोल इस बारिश में भीगने लगी थी, वह अपने हाथों को बारिश में डालने लगी, उसकी आंखें भी बारिश की बूंद के साथ ही बरस रही थी। उसे कहीं ना कहीं यहाँ आने का अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे एक ही पल में उसका सब कुछ चला गया, उसकी मेहनत, उसका अपना नोबल। अनमोल शुद्ध बुद्ध खोए ही रोड पर चलने लगी थी। बारिश की बूंदें, उसका पूरा लहंगा उसकी बॉडी से चिपक गया था, उसके बाल उसके आगे से लेकर पीछे तक बारिश की बूंदे में ही भीग रहे थे। इस वक्त वो काफी सेक्सी भी नजर आ रही थी। तभी उसके पीछे से दूसरी कार का हॉर्न सुनाई देने लगा। अनमोल ने सामने देखना शुरू किया, उसकी नजर सामने से आ रही ब्लैक मर्सिडीज पर पड़ी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वह कार बिल्कुल तेज स्पीड साथ इधर से उधर होते हुए अनमोल के सामने आकर रुकी, जिसे देख अनमोल होश में आई।
इससे पहले कि अनमोल कुछ समझ पाती, उस कार में से एक लंबा हाथ बाहर आया और उसने अनमोल को कार के अंदर खींच लिया, जिस वजह से अनमोल जोर से चीख पड़ी। वहीं बूढ़ी दादी भी अपनी कार से बाहर निकलकर इस ओर देखने लगी। उसे कार में कोई ब्लैक सूट में था, उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर देखने से ऐसा मालूम हो रहा था वह गुस्से से कहीं ज्यादा नशे में हो। उसने तुरंत अनमोल को अपनी बाहों में खींचकर उसके कपड़ों को पकड़कर खींच दिया, जिससे उसका नाखून अनमोल के नाजुक बदन से जा लगा और छिल गया, जिससे अनमोल की एक चीख निकल गई। उसने तुरंत अपना हाथ कार के गेट के पास रखकर बाहर आने की कोशिश करने लगी, पर वह नाकाम रही। वह शख्स पूरी तरीके से अनमोल पर हावी हो चुका था। अनमोल को अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसों के साथ उसके काटने का भी एहसास होने लगा। यह एहसास जो अनमोल को अंदर तक झकझोर के रख दिया, जिससे उसने चीखना शुरू कर दिया। देखते देखते उसका हाथ कान से नीचे होने लगा और उसकी चीखों से ही वो कार गूंज चुका था। उसके चिल्लाने, उसके सिसकियां से किसी का भी दिल दहल जाता। अनमोल के कपड़े पूरी तरीके से फट चुके थे और उसके जिस्म से अलग हो चुके थे। वही वह शख्स ने अपने अंदर का हवस मिटाने लगा था और अनमोल पर पूरी तरह हावी हो गया था। किसने अनमोल का रेप किया है? वह कौन था जिसने अनमोल को बर्बाद करने के लिए कहा? क्या एकांश अनमोल तक पहुंच पाएगा? क्या एकांश ने ही अनमोल का रेप किया है? सवाल तो बहुत होंगे, जवाब जानने के लिए आगे के एपिसोड के लिए बने रहे। तो दीवानगी है ब्रोकन हार्ट मेरे साथ भी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 3 3 मंथ लेटर। गुस्सा इंसान की फितरत है, वह उसे या तो बर्बाद कर देता है या कुछ इस कदर बना देता है कि लोग उसके सामने आने से खौफ खाते हैं, बातें करने से डरते हैं और तुम्हें इसी पर अपना कंट्रोल करना है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? सामने एक डॉक्टर, जहां एक बड़े से कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, बैठा हुआ था, जिसके अगल बगल गार्ड बैठे हुए थे, जिनके सीने पर एक लोगो लगा हुआ था जिस पर VR बना पर हुआ था। वही सामने एक कुर्सी पर जॉगन की कपड़े पहने हुए 6 फीट का इंसान, जिसका चेहरा शार्प, उससे कहीं ज्यादा उसका माइंड, मस्कुलर बॉडी, आंखें बिल्कुल ही डार्क, जिसमें कई राज छुपे हुए हो। वह डॉक्टर की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह अपने हाथों में एक बॉल को इधर से उधर घूम रहा था, जो येलो रंग का एक स्माइली था। अचानक से और डॉक्टर ने अपने सर को नीचे झुका लिया। सामने बैठे शख्स की हाथ उसके बाल पर कस गई। वह एक स्माइल करते हुए, कॉमन डॉक्टर आगे भी तो बताओ और क्या कहा था तुमने? ये सुनते ही डॉक्टर ने डर से कांपना शुरू कर दिया। सामने बैठा शख्स अपनी डार्क आंखें दिखाते हुए, अभी अभी इतने स्वीट कैटेगरी में तुम मुझे लेक्चर दे रहे थे जो रोज देते हो, पर आज आगे बोल क्यों नहीं पा रहे कहीं तुमने? डॉक्टर डर से अपनी कटी छटी आवाज में आई एम सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। ये बोलते ही सामने शख्स ने की मुठिया उसे बॉल पर इतनी काश गई कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक आवाज आई जिससे वह डॉक्टर बेहद डर से चीख पड़ा। वहीं उस शख्स ने तुरंत ही अपना हाथ का पच बनाकर उस डॉक्टर के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया, जिससे उस डॉक्टर की चीख उस कमरे में गूंजने लगी थी, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल पड़े। वो शख्स बेहद ही गुस्से में ही अपने दोनों हाथ उस डॉक्टर के चेहरे पर मारे जा रहा था। देखते देखते उस डॉक्टर का चेहरा पूरी तरीके से कुचल गया और वह कुर्सी से नीचे जा गिरा। वह वही दर्द से तड़प रहा था। वह शख्स अपना पैर उसके सीने पर रखते हुए कोल्ड वॉइस में, सॉरी डॉक्टर, मैं ये करना नहीं चाहता था। तभी एक पीछे से भारी आवाज आई, बस करो, बहुत हो गया, अगली बार से याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा बिजनेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं तुम्हें इसे दी है, सो आगे से याद रहे वेद। ये बोलते ही सामने खड़ा ब्लैक सूट में, जो इसकी उम्र लगभग से 55 साल की होगी, वेदांश रघुवंशी के डैड एकराज रघुवंशी, अपने हाथों में सिगरेट जलाते हुए उन गार्ड के साथ वहां से निकल गए। वही सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं, वो वेदांश रघुवंशी, जो एंटरटेनमेंट दुनिया के साथ मुंबई पर राज करने वाला बिजनेस किंग टेक्सटाइल मिल के साथ, इसके अंदर में टीवी एंटरटेनमेंट के साथ सिंगिंग एंटरटेनमेंट का मालिक, जो अपने साथ धोखा करने वालों को माफ नहीं करता, एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, फिर भी किसी लड़की को घायल कर जाए। वेद अपना गार्डन टेढ़ा करने लगा था। वह तुरंत ही अपने हाथों को खून साफ करते हुए उस कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ स्लैश चीखों से एक कमरा गूंज रहा था, जहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। वो आवाज एक लड़की को थी, जिसकी चीख में एक दर्द था। उसकी आंखों के सामने एक लंबी परछाई बार बार आ रही थी, जिसका उस लड़की को तो बेरहमी से अपनी तरफ खींचना, उसके नाखून से उसके हाथों की निशान का बनना। उस लड़की की आंखें के सामने एक शख्स का लंबी परछाई अचानक से फिर से देखने लगी, जिसकी कमर पर एक टैटू बना हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा जैसे वो कोई स्कॉर्पियन हो, जिसका डंक उसके पीठ तक फैला हुआ था। उसने लड़की को जख्मी हालत में अपनी हवस मिटाकर वैसे ही रोड पर फेंक दिया और वहां से उसकी कार चली गई। उस लड़की की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला छाने लगा था। अचानक से बहुत सारे कुत्ते की आवाज के साथ एक चीखों से उठकर एक लड़की के तुरंत ही एक बेड पर उठकर बैठ गई। उसके हाथ और पैर कांपने लगे थे, ऐसा लग रहा था उसकी सांसें भी रुक रही हो। उसने अपने कान पर अपने हाथों को रखकर रोना शुरू करने लगी। अचानक उस लड़की की कान में किसी की सर्द आवाज सुनाई पड़ी। वह तुरंत ही अपनी मुंडेर पर आकर खिड़की से सामने शख्स को देखने लगी, जो कि वही बड़े से बिल्ला के आगे जॉगिंग करते हुए वहां अपने हाथों से किसी को गुस्से से डांटे जा रहा था। लंबी बॉडी, उसके मेसी से जो उसके सर पर फैले हुए थे, उसके कानों में डायमंड बूंदे, लंबाई 6 फीट, मस्कुलर बॉडी, उसने जॉगिंग के कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उस शख्स को देखकर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई, जैसे एक पल के लिए अपने सारे दर्द भूल गई हो। तभी उसे झलझलती सी आवाज सुनाई पड़ी, यह मुंबई है, यहाँ जीने के लिए काम करना पड़ा था। एक तो तुम हमारे सर पर आकर बैठ गई कोनो मुसीबत की तरह, और अपना साथ न जाने क्या कुछ कर डाला, और अब इस घर के मालिक को देख रही हो। कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं चलत है ना?
ये सुनते ही जो और कोई नहीं अनमोल थी वो तुरंत थी। एक पल के लिए उसे फिर से वो दर्द याद आ गया। वो खड़े खड़े वही दर्द से कांप गई। जो और कोई नहीं अनमोल थी, और यही इस विला के मैन सर्वेंट थी जो लखनऊ से थी, जिन्होंने अनमोल को किसी के कहने की वजह अपने सर्वेंट कॉटेज में रख हुआ था और इस विला के घर नौकरों का सालों से काम किया करती थी। और यह और कोई नहीं सामने अनमोल जिसे देख रही थी वो वेदांश था। मैन सर्वेंट बड़बड़ाते हुए उन्होंने तुरंत ही नौकरों के कपड़े अनमोल के ऊपर फेंक दिया और बोलने लगे, ना जाने बड़ी मालकिन ने तुम्हारे अंदर ऐसा का देख लिया, एक लाकर उन्होंने तुम्हें हमारे ही सर पर बिठा दिया। जब वह तुमको अपना कमरा में रखते तो तुम कहे हमारे सर पर आकर सवार हो जात हो। अनमोल एक अपना सर नीचा कर लिया। ये सर्वेंट उसी औरत की बात कर रही थी जब अनमोल मुंबई आई थी और उसने एक बूढ़ी दादी की हेल्प करी थी। वह और कोई नहीं वेद की दादी थी। अनमोल के साथ जब ये हादसा हुआ रेप उन्होंने ही उसे सहारा देकर अपने घर में जगह दी और अपनी बेटी जैसा बना लिया। अनमोल उनकी देखभाल के साथ उनका ख्याल रखना उसकी ड्यूटी थी। विला में बहुत से सर्वेंट थे दादी के काम करने के लिए, पर न जाने क्यों अनमोल का उनका ख्याल रखना ज्यादा पसंद आता था। कहीं ना कहीं यही बात और सर्वेंट को खटकती थी। हालांकि कोई नहीं जानता उनके सिवा अनमोल के साथ हुआ क्या था, पर अनमोल आज तक उस रात को नहीं भूल पाई थी। पर वह कहते हैं ना दर्द ही हमें जीने की सबक सिखा देते हैं। अनमोल अपने लुढ़क रहे लाल गालों के आंसू साफ कर वह तुरंत ही नौकरों के कपड़े लेकर पहनने लगे, जो दादी को पसंद नहीं था, पर विला को मैन सर्वेंट अपना हुक्म अनमोल पर चलाती थी। अनमोल ने जल्दी से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसके पीठ पर खरोचों के निशान थे, जिसे देखते ही अनमोल ने वही फूट फूट कर अपने चेहरे पर रोना शुरू कर दिया। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि आखिर उस शख्स था कौन और एक रात में क्यों सब छिन गया अनमोल से। तभी टीवी पर न्यूज फ्लैश होने लगा, जिसे देख अनमोल पीछे घूम गई, जहां उसे हर तरफ मर्डर केस की न्यूज चल रही थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से फिर से किसी शख्स को बीच से काटकर उसे लटका दिया है और उसके सर पर एक एक लड़की की तस्वीर लगा दी है, जिसका पीछे साल ही मर्डर कर दिया गया। रेप के साथ में मरे हुए शख्स का कटे हुए शरीर के साथ टांग दिया। न्यूज वाले ये भी बता रहे हैं कि अचानक से कोई बड़े ही ब्रूटल तरीके से लोगों को ऐसे ही मार रहा है, जो मनचले लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं या किसी के साथ भी बुरा हो रहा है। आखिर ये मर्डर करने वाला है कौन, जो अच्छे कामों के साथ एक खूनी बनकर काम कर रहा है। अजीब बात यह है कि पुलिस कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पा रही है। बस जिसके साथ बुरा हुआ उसे एक लेटर लिखकर मुंबई के बीच पर छोड़ जाना है। हालांकि पुलिस ने उसे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि वह मर्डर करने वाला शख्स किसी और को ना मार सके और कानून को अपने हाथ में ना ले। ये देखते ही अनमोल सकते में आ गई। तभी वहां से न्यूज तुरंत ही वहां से हट गया और वहां एकांश की न्यूज चलने लगी थी। आज फिर से उसका कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। 3 महीने के बाद आज उन्होंने अपने फैंस की डिमांड पर किया है। 3 महीने पहले जो लड़की उनकी स्टेज पर आई, उसका कोई आता पता नहीं, यूं कहे उसमें कुछ तो था, जिसकी आहट ने एकांश सूर्यवंशी की फैंस को अपने सुपरस्टार को छोड़ उस लड़की पर अपनी निगाहें थाम दी थी। ये सुनते ही अनमोल ने मुंह बनाए, काश और जोर से थप्पड़ मारे रहते तुम्हें, बुरी आंखों वाले बिल्ले। वह बस अपने टमाटर जैसे गालों पर से अपने लुढ़क रहे आंसू को साफ कर उसने नौकर वाले कपड़े पहन के मास्क लगाकर तुरंत ही सामने विला के पास जाने लगी, जो कि रॉयल के साथ काफी बड़ा था। हर तरफ बेस्ट डिजाइनर के द्वारा इंटीरियर डिजाइन गेट से लेकर एवरीथिंग परफेक्ट था। अनमोल एक एरिया में सामने ही देख पूछा लगाई जा रही थी, पर उसकी नजरें सामने से आ रहे लंबे लंबे परछाए वेदांश पर थी। यहाँ आने के बाद एक ऐसा शख्स अनमोल जिनकी नजरों को बिना देखे नहीं रह सकती थी, पर अपनी औकात देखकर अनमोल बस दूर से ही वेद को देखा करती और पसंद भी करती थी। वह जानती थी वेद एक चांद है जिसकी वह ख्वाहिश तो कर सकती है पर कभी हासिल नहीं। इसी वजह से उसे वेद के सामने कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस अपने ख्यालों में डूबे उल्टा सीधा ही पूछा को लगाए जा रही थी। तभी अनमोल ने ध्यान दिया वेद जो सामने सोफे पर बैठा हुए था, अब वो वहां नहीं था। अनमोल जिसे देख वो अपना टाइम देखने लगी और समझ गई शायद वो ऑफिस निकल गया। तभी उसे अपने पीछे एक लंबी परछाई दिखी, जिसे देख अनमोल इससे पहले कुछ समझ पाती, वो परछाई ने आकर अनमोल को एक झटके में घुमाकर वही दीवार से लगा दिया, जिससे अनमोल बस दीवार में ऐसा लग रहा था अंदर घुस जाएगी। डर से उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अनमोल ने हल्का घूमकर देखा तो सामने वेद था, जिसकी डार्क आंखें कातिल लग रही थी। वो अनमोल के दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए, हु आर यू, किसने भेजा है तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए? ये कहते हुए वेद ने अनमोल को तुरंत ही अपनी तरफ घुमा दिया और अपना एक हाथ उसकी दोनों तरफ रखकर बिल्कुल उसके करीब आ गया, जिससे वेद की गर्म सांसें अनमोल पर पड़ने लगी थी। अनमोल डर से वही काम गई थी। वह खुद से मन ही मन बड़बड़ने लगी, अरे मोरी मैं ये तो बस दूर से ही स्वीट लागत रहे, सामने से तो कोनो राक्षस से कम नहीं है, कैसे बचे हम? कौन है मुंबई शहर का किलर जो लोगों को न्याय दिलवाने के लिए उसका मर्डर कर रहा है? क्या अनमोल का हुआ रेप को उसे न्याय मिल पाएगा? आखिर कौन था जिसने अनमोल के साथ यह सब कुछ किया? कैसा होगा वेदांश का अनमोल से मिलना? क्या अनमोल को वेदांश मिल पाएगा जिससे वह दिल ही दिल में प्यार करती है? दोबारा अनमोल को एकांश से कैसे मुलाकात होगी, जानने के लिए सुनते रहे तू दीवानगी है। BYYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। आप सब कमेंट में बताओ आपको ये एक कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।